ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस कहानी की शुरुआत न्यूजीलैंड से होती है, जहां से हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर रॉब हॉल कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला था। रॉब हॉल के क्रू में एक लड़की भी होती है जो उनका बेस कैंप संभालती है। इस लड़की का नाम हेलेन होता है। रॉब हॉल की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। रॉब की वाइफ उसे किसी भी हाल में घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वहां से आने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। रॉब उससे कहता है कि मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद रॉब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को लेकर काठमांडू पहुंच जाता है, जहां से इनके सफर की शुरुआत होगी। वहां पर रॉब इन सभी को समझाता है कि वो किस रास्ते से माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचेंगे, और यहाँ से ये लोग हेलीकॉप्टर में लुकला तक चले जाते हैं और लुकला से ही इनके पैदल सफर की शुरुआत होती है। ये लोग बहुत देर तक चलते हैं और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। ये बेस कैंप समुद्र की सतह से 17,600 फीट की ऊंचाई पर होता है कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी के कारण इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो डॉक्टर पहले इन सभी का मेडिकल चेकअप करती है और इसके बाद ही इनके सफर की शुरुआत होती है। लेकिन अभी तक इनका सफर बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी ये लोग ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे। जहां से ये लोग गुजर रहे थे वहां पर सभी कंपनीज ने मिलकर सीढ़ियां लगाई थी, जिनकी मदद से इन्हें चढ़ने में आसानी हो रही थी। और ये लोग बिना किसी मुश्किल के पहले कैंप तक पहुंच जाते हैं, जो समुद्र की सतह से 19,500 फीट की ऊंचाई पर होता है। और वहां से इन्हें कैंप 2 तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अभी इनका रास्ता उतना मुश्किल नहीं हुआ था। कैंप पर पहुंचने के बाद ये लोग कुछ देर तक आराम करते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज ने उन कैंप्स को इसीलिए बनाया था ताकि यात्री वहां पर पहुंचकर कुछ देर तक आराम कर सके। लेकिन कैंप 2 के बाद से इनके असली सफर की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत कठिन होता है। और अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर जाएंगे वैसे ही इन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और धीरे धीरे तापमान भी कम होता जाएगा और उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। बहुत टाइम तक चलने के बाद ये लोग कैंप 3 तक पहुँच जाते हैं, जो कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। वहाँ पर रॉब से हेलेन कांटेक्ट करती है। वो उससे कहती है कि मौसम खराब होने वाला है, तुम्हें जल्दी वहाँ से वापस आना होगा। तभी रॉब उससे कहता है कि पहाड़ पर कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। और रॉब अपने सभी साथियों को लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ से इनका एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जुनून इन्हें रुकने नहीं देता, इसीलिए ये आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद ये कैंप 4 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते इन सभी की हालत खराब हो जाती है और इनमें से बहुत सारे लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन रात में मौसम ठीक हो जाता है, वो तूफान रुक जाता है। इसीलिए रात के 12:30 बजे रॉब उन सभी को जगाता है और उन्हें कहता है कि अगर हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो हमें अभी निकलना होगा। और ये सभी लोग रात में ही अपना सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ से इन्हें पीक तक चढ़ने में 12 घंटे लगने वाले थे। रात में बहुत कठिन सफर करने के बाद सुबह तक ये लोग बैल्कनी तक पहुँच जाते हैं, जो 27,600 फीट की ऊंचाई पर होती है। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर इनके एक साथी बैक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और अब उसे फिर से धुंधला दिखाई देने लगता है। रॉब उससे कहता है कि तुम आधे घंटे तक यहाँ पर आराम करो, अगर तुम्हारी हालत ठीक हुई तो तुम ऊपर चढ़ जाना, हम तुम्हें ऊपर ही मिलेंगे। और अगर तुम्हारी हालत ठीक नहीं हुई तो ऊपर से आने वाले लोगों के साथ तुम फिर से नीचे उतर जाना। ये कहकर रॉब बाकी साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे इनका सफर और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पहाड़ का जो सबसे खतरनाक हिस्सा होता है वहाँ की रस्सी पर इन्हें कुछ देर तक इंतजार करना पड़ता है। और इस दौरान इनमें से बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। इनमें से 3 लोग वापस मुड़ने का फैसला करते हैं। अब ये सभी रस्सियाँ बिछाते बिछाते 28,740 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं और ये पॉइंट इस पूरे सफर का सबसे खतरनाक पॉइंट माना जाता है। यहाँ तक आते आते इन सभी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जज्बा इन्हें रुकने नहीं देता और ठीक दोपहर में ये लोग माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और अपनी अपनी कंट्री का फ्लैग माउंट एवरेस्ट की पीक पर लगा देते हैं। लेकिन तभी हेलेन रॉब से कांटेक्ट करती है। वो उसे बताती है कि एक बहुत ही भयंकर तूफान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ से वापस निकलना होगा। रॉब को ऑलरेडी लेट हो चुका था, उन्हें 2 बजे तक वापस कैंप तक पहुंचना था। लेकिन अब यह खबर सुनकर रॉब जल्दी अपने साथियों को लेकर नीचे आ जाता है। लेकिन थोड़ा नीचे आते ही रॉब की मुलाकात डग से होती है। डग थोड़ा पीछे रह गया था,
अभी वो माउंट एवरेस्ट की पीक तक नहीं पहुंचा था। रॉब उसे वापस मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन डग कहता है कि ये मेरा आखिरी चांस है, इसके बाद मैं कभी माउंट एवरेस्ट की पीक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सुनते ही रॉब अब बाकी साथियों से चलने के लिए कहता है और खुद डग के साथ वापस माउंट एवरेस्ट की पीक की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ सीन बैक की तरफ मुड़ता है। बैक को कुछ लोग मिलते हैं जो वापस आ रहे थे। बैक की हालत खराब थी। वो लोग बैक को अपने साथ नीचे कैंप की तरफ ले जाते हैं। इतनी देर में रॉब भी डग को लेकर माउंट एवरेस्ट की पीक तक पहुंच जाता है। डग की हालत ऑलरेडी खराब थी, लेकिन अब पीक पर पहुंचकर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो अब चल भी नहीं पा रहा था और ऊपर से इन दोनों का ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला था। रॉब डग से बहुत बार वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन डग की हालत अब खराब होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। रॉब हेलन से कांटेक्ट करके उसे सब कुछ बता देता है। हेलन उससे कहती है कि तुम डग को वहीं पर छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन रॉब मना कर देता है। वो कहता है कि क्या इंसान की जान की यही कीमत है, मैं डग के बिना वापस नहीं आऊंगा। अब रॉब डग को रस्सियों के सहारे नीचे उतारने लगता है, लेकिन तभी तूफान और तेज होने लगता है और उस पहाड़ पर जितने भी लोग मौजूद थे, उस तूफान की वजह से वो सभी वहाँ पर फंस जाते हैं। रॉब और डग भी इसी तूफान की लपेट में आ जाते हैं और ऊपर ही फंस जाते हैं, लेकिन रॉब ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। वो डग को वहीं पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो उसके लिए मदद ला सके, लेकिन जैसे ही रॉब चलना स्टार्ट करता है तो डग भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, क्योंकि सर्दी की वजह से उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास एक और साथी पहुंच जाता है जो रॉब के लिए एक आधा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था, और अब तूफान की वजह से वो भी रॉब के साथ वहीं पर फंस जाता है। तूफान बहुत तेज होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ से निकल भी नहीं सकते। अब इन्हें सिर्फ तूफान के थमने का इंतजार करना था, लेकिन रॉब के साथ मौजूद दूसरे आदमी को ठंडी की वजह से जल्दी हाइपोथर्मिया हो जाता है और वो अपनी जैकेट निकाल देता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो भी मारा जाता है, और अब रॉब इतनी ऊंचाई पर अकेला ही फंस जाता है। यहाँ बेस कैंप से हेलन उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। सुबह आते आते वो रॉब के साथ कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। रॉब अभी भी जिंदा होता है, लेकिन बर्फ की वजह से उसके हाथ पैर अकड़ गए होते हैं। रॉब कहता है कि मैं यहाँ से अकेले वापस नहीं आ सकता, मुझे मदद की जरूरत है। तभी हेलन उसे बताती है कि हमने तुम तक मदद भेजी थी, लेकिन तेज हवाओं के कारण वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, तुम्हें खुद ही वापस आना होगा। हेलन एक दूसरे फोन की मदद से रॉब की वाइफ को भी करती है और रॉब की बात उसकी वाइफ से करवाती है। रॉब से उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें किसी भी हाल में घर आना होगा, यहाँ पर मैं और हमारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें चलते रहना होगा। लेकिन रॉब से कहता है कि इस हालत में मैं चल नहीं सकता। बीवी से बात करने के बाद रॉब के अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और वो चलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हेलेन ने जिन लोगों को रॉब की मदद करने के लिए भेजा था, वो तेज हवाओं के कारण उस तक नहीं पहुंच पाते और उस पहाड़ से वापस लौट जाते हैं। ये बात सुनकर बेस कैंप पर मौजूद सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ पहाड़ पर रॉब चलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब थी। अब उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इसीलिए वो आगे नहीं चल पाता और वहीं फंस जाता है। रॉब की वाइफ को रॉब की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो हेलन को कॉल करके बताती है कि उसे रॉब से बात करनी है। हेलन उसे फिर से रॉब से बात करवाती है। वो रॉब से कहती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। मच चुका था कि इस हालत में वो वापस नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि शायद मैं तुम तक वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और अपना ख्याल रखना। इसके बाद रॉब का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ सीन बैक की तरफ मुड़ता है। बैक जिन लोगों के साथ वापस आया था, तूफान में फंसने के कारण उन सभी लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बैक अभी भी जिंदा होता है और अब वो अपनी फैमिली को हेलुसिनेट करने लगता है। अपनी फैमिली को हेलुसिनेट करने के बाद उसे भी मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत जुटाकर वो चलने लगता है। बैक की उंगलियां और उसकी नाक सर्दी की वजह से गल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके नीचे कैंप तक पहुंच जाता है, जहां पर और भी लोग होते हैं। बैक की हालत खराब होती है।
अगर उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान जा सकती है। ये बात हेलन बैक की वाइफ को कॉल करके बता देती है। बैक की वाइफ कहती है कि मैं बैक के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती हूँ जिससे उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। तभी हेलन उसे बताती है कि इतनी ऊंचाई पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत तेज है, हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बैक की वाइफ उस जगह पर हेलीकॉप्टर को भेज देती है। उस हेलीकॉप्टर को भी बैक की लोकेशन तक पहुंचने बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो वहां तक पहुंच जाता है और बैक को हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू किया जाता है। वहीं जो लोग उस पहाड़ के निचले हिस्से में होते हैं उनकी जान बच जाती है और वो वापस बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन रॉब हमेशा के लिए उन पहाड़ों में मौजूद बर्फ के अंदर दफन हो जाता है।